सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे यार सब लोग। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं यार। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का, जिसमें आपको चाहे आप सेमी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए कंसेप्ट सभी के सभी सेम ही होती है, जिसका आपको स्टेट बोर्ड वाले भैया पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है। कंसेप्ट पूरी की पूरी क्लियर होने वाली है। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि है हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए नोट्स बनाए मैंने, ठीक है। एसएसटी के नोट्स आपको, स्टेट बोर्ड के जो भी एसएसटी के नोट्स है वो शायद ही आपको पहली बार पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो यार इसका पूरा की पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में फोड़ सकते हो। इसको डाउनलोड आप कर सकते हो, नीचे मैंने टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दी है, वहां से आप इसको जरूर डाउनलोड कर सकते हो। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो स्टूडेंट, जो भी टॉपिक का नाम है विच इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, जो कि पैटर्न होने वाला है, जो कि कौन से स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, जो 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो सेमी मीडियम, मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश, इन सभी मीडियम के लिए ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यार नोट्स के साथ देने वाला हूं। और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो यार फटाफट से जाके ठीक है। चलो यार, बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट से आएंगे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। यार भैया बोलना इंट्रोडक्शन क्या होता है? अरे इंट्रोडक्शन मतलब कि देखो, आप जब छोटे थे तब कैसे इंट्रोडक्शन होता था, माय नेम इज दिस, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, उस प्रकार से अपने को जो भी लेसन का नाम दिया गया है विच इज डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अभी भाई बोलोगे भैया डेवलपमेंट इन द वेस्ट क्या होता है? अरे वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जैसे अपने पूर्वज को क्या था, शेप्टी थी, शेप्टी मतलब कि टेल था, राइट, पूंछ था, तो वो पूंछ धीरे धीरे कैसे निकला, वो साइंस में हो गया, वो इवोल्यूशन में हो गया। आ गया बात समझ में? लेकिन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या क्या चेंजेस हुए, वो अपने को देखना है, ठीक है। अपने कंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज की। वेस्टर्न मतलब कि फॉरेन का कंट्री, ओके। अभी इंट्रोडक्शन देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा ये। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is continuous process. मतलब कि स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, ये जो कंसेप्ट किसने ना किसने इस पे रिसर्च किया होगा, मतलब हिस्टोरियोग्राफिकल रिसर्च किया होगा, किसी ना किसी ने इस पे लिखा होगा, ठीक है, किसी ना किसी ने इस पे स्टडी किया होगा, तब जाके अपने को समझ में आया, अरे पहले राम और जो सीता थी और जो लक्ष्मण जी थे, ये सभी के सभी वनवास में गए। वनवास में जाने के बाद रावण आया, रावण ने उसको सीता जी को लेके चले गए। फिर बाद में हनुमान जी मिले, फिर हनुमान जी, राम जी और जो भी है हमारे लक्ष्मण जी, वो सभी जन उनकी वानर सेना लेके श्रीलंका में गए, लंका में गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने मारा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि सीक्वेंस में हुआ, और ये इंटर कनेक्शन लगाते गए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कि पहले राम गया वनवास में, फिर उसके पीछे पीछे सीता जी आए, फिर उसका भाई आया लक्ष्मण, फिर वो धीरे धीरे सभी प्रोसेस हुई। मतलब कि क्रोनोलॉजी यानी कि सीक्वेंस में, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि इस पे रिसर्च हुई है, इसको किसी ने तो भी लिखा है और इसकी स्टडी हुई है। तो ये क्रोनोलॉजिकल मेथड हो गया। समझ गया लाला? बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद यहां पे दिया है और एक मेथड, द इंपेरिकल मेथड। मतलब कि इंपेरिकल मेथड मतलब कि क्या? ऐसी मेथड जो लेबोरेटरी में होती है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये फिजिकल साइंस के लिए काम में आता है। ये जो मेथड होती है, इट कैनॉट बी यूज इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री present in historical time to study natural, and as well we were not observe the experiment, neither can we recreate the historical event. मतलब कि स्टूडेंट्स, रामायण एक बार हो गया तो वापस से रामायण होना ये पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? जो भी है महाभारत हो गया, वापस से वो रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है उसी वक्त में, उसी टाइम में। सपोज आज सुबह आप 5 बजे उठता तो कोई नहीं, मेरे को पता है लॉकडाउन की वजह से 10 बजे उठ रहा है भाई सब, ठीक है। 5 बजे सपोज आप उठे, ठीक है, और 5 बजे उठ के अपन ने किया ब्रश, ठीक है, ब्रश करेंगे ना सबसे पहले ब्रश ही करेंगे, ओके। तो फिर बाद में आप शाम के 5 बजे आप बोल सकते हो कि नहीं यार, अगर मैं सुबह 5 बजे अगर मैं नहाता था तो मेरा काम हो जाता था। नहीं,
अपन हिस्ट्री बदल नहीं सकते, आ रहा है समझ में, लेकिन हाँ फ्यूचर बदल सकते हो। तो फ्यूचर आपके हाथ में, पढ़ाई करो, फोड़ो एग्जाम में, आ रहा है समझ में। तो स्टूडेंट्स इंपेरिकल मेथड यानी कि ऐसी मेथड और ऑब्जर्वेशन जो कि अपन लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन ये मेथड हिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है इंपेरिकल मेथड का। आ गया लाला समझ में, बहुत सिंपल। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब यार अपन हिस्ट्री लिखते क्यों है, रामायण क्यों लिखते हैं, महाभारत क्यों लिखते हैं, क्या करना क्या है अपने को, गरज क्या है उसकी। तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग हिस्ट्री, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब यार हिस्ट्री लिखने के पीछे आखिर क्यों लिखते हैं हिस्ट्री। देखो to put the past events in the chronological order and analyze to verify the authenticity of the collected document to ascertain the truth। मतलब कि स्टूडेंट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप भी अभी भी लंका में जाओगे तो वहां पे जो राम ने जो पत्थर, जो हनुमान ने राम लिख के जो पत्थर फेंका था, वहां पे अभी भी उसका क्या है, ट्रुथ है, वहां पे अभी भी उसकी सच्चाई है। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे ही मन से लिख दिया होता कि नहीं वहां पे ऐसा हुआ था, लेकिन अगर अभी अपन जाके देखते और वहां पे वो चीजें नहीं होती तो अपन क्या बोलते, ये सभी झूठ है। आ रहा है समझ में, मतलब कि हिस्ट्री ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने को पास के इवेंट्स उसको अच्छे से ऑर्डर वाइज लगाते आए, उसको अच्छे से एनालाइज करते आए, एनालाइज करने के बाद उसमें कितनी सच्चाई है वो हमको चेक करते आए। समझ गया लाला, सिंपल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना है, हिस्ट्री जानने के लिए अपने को एक्सपर्ट्स की क्यों जरूरत है। जैसे देखो क्रिकेट में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट, ज्ञान देते हैं वो कि नहीं यार विराट ने ऐसा शॉट मारना था, इसने ऐसा शॉट मारना था तो हम जीत जाते, ऐसा, अरे वो सब बोलने की बातें है। लेकिन हिस्ट्री में हमको एक्सपर्ट क्यों जरूरी है, अभी देखना है। एक्सपर्ट क्यों जरूरी है, वी कैन प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, कहाँ पे एक्सपर्ट्स का अपने को नॉलेज मिलता है। An expert who knows the language and the script of historical document to read and understand its meaning। मतलब कि एक्सपर्ट वो होता है जो कि उसकी भाषा समझ सके। जैसे संस्कृत भाषा में सबसे पहले रामायण लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा जिसको समझती थी उसी ने ही ट्रांसलेट किया है हिंदी में। आ रहा है समझ में, मतलब कि उस बंदे को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, उस बंदे को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट समझ में आना चाहिए और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भगवत गीता है, भगवत गीता में स्टूडेंट्स आप सभी को पता है भगवत गीता में संस्कृत में व्याख्या दिए है, लेकिन उसको समझेगा कब, जब अपने को संस्कृत भाषा आएगी। समझ रहा है, तो अपने को एक्सपर्ट होना पड़ेगा हिस्ट्री जानने के लिए। ऐसा ही नहीं मुंह उठाया और हिस्ट्री सीख लिया, नहीं होता है। अपने को अगर हिस्ट्री में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो अपने को उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जैसे मुन्ना भाई MBBS 2 देखा है क्या आपने, लगे रहो मुन्ना भाई में, वो गांधी जी की पूरी बुक्स पढ़ता है, फिर उसको गांधी जी दिखने लगता है, तो वो हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो गया था। क्लियर एवरीवन, ओके। वन हु कैन आइडेंटिफाई एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी द पीरियड इन विच द राइटिंग एंड द लेटर स्टाइल वॉज प्रिवेंट। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स जो एक्सपर्ट होता है उसको ये समझ में आता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कौन से साल में लिखा गया, राइटिंग कौन सी थी, उसमें लेटर के स्टाइल कौन से थे, ये सभी चीजें उसको समझ में आएगा। ठीक है, वन हु कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेपर यूज्ड, मतलब उस टाइम में पेपर कैसे बनते थे वो भी वो एक्सपर्ट को पता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो बना है, उसकी एज क्या है, ये सभी चीजें समझ में आती है। और ऐसा बंदा जिसको नॉलेज होगी स्टैम्प्स की। ठीक है, आपके दादाजी को पूछो, दादाजी दादी जी को पूछो, पहले जमाने में वो स्टैम्प आते थे। ठीक है, वो स्टैम्प आते थे, फूलों का, तारों का, नहीं, फूलों का आता था, तारों का आता था, फलों का आता था, सभी के स्टैम्प्स आते थे। ओके, और स्क्रूटिनाइज वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, मतलब कि स्क्रूटिनाइज मतलब कि उसको अच्छे से जांच पड़ताल करना। क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल है। अभी उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड स्टेजेस ऑफ हिस्टोरोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरोग्राफी के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, मतलब कलेक्ट करना हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कैरी आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब कि देखो जमीन के नीचे पहले हड्डियां दिखती थी, हड्डियां को फिर एनालाइज करना उस प्रकार से। फिर एग्जामिंग रेलिवेंट रेफरेंसेस, मतलब कि अपने को जहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते आ रही है, चाहे वो नेट पे से हो गया, गूगल बाबा से हो गया, यहाँ से वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ओके, फिर अंडरस्टैंड रेफरेंसेस रिगार्डिंग
टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस मतलब कौन से टाइम में हुआ, सही में हुआ, नहीं हुआ, ये सभी चीजें। और क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि सभी सोर्सेज जो भी अपने को प्राप्त हो रहे हैं हिस्ट्री के, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस करना है, नहीं, उसको अच्छे से एग्जामिन करना है। ठीक है, यहां तक समझ गया। अभी डिसिप्लिन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, कौन से डिसिप्लिन्स आते हैं। पहला आता है आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये बाद में समझेगा आपको। फिर आता है आर्चिवल साइंस, फिर आता है मोन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, ठीक है, फिर आता है इपिरोग्राफी, फिर आता है लिंग्विस्टिक, फिर आता है लेटरिंग स्टाइल, फिर न्यूमिस्टिक, और फिर जेनियोलॉजी। ये आपको लर्न करना है। ये 8 पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसिप्लिन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द हिस्टोरियोग्राफिकल रिसर्च, कौन से डिसिप्लिन्स है हिस्टोरियोग्राफिकल रिसर्च में काम आने वाले, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आर्कियोलॉजी मतलब कि स्टूडेंट्स जमीन के नीचे के, ठीक है। आर्चिवल साइंस मतलब कि पहाड़, वो जो खानों में होता है वहां से मिलने वाला। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब कि वो देखो, वो एलोरा केव्स में ऐसा फोड़ते थे वो लोग, ड्राइंग बनाते थे हाथियों का, इसका उसका ड्राइंग बनाते थे, राइट। तो वो सभी चीजें आते, स्क्रिप्ट लिखते थे वो पहले अलग अलग पेजों पे, तो उसका क्लियर। ओके, फिर उसके बाद ट्रेडिशंस, क्या क्या ट्रेडिशंस थे हिस्टोरियोग्राफी के, वो अभी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला ट्रेडिशन विच इज हिस्टोरिकल राइटिंग एंड हिस्टोरियन। अभी हिस्टोरियन कौन, हिस्टोरियन मतलब कि जो हिस्ट्री लिख रहा है, आ रहा है समझ में। हिस्टोरियन मतलब कि जो हिस्ट्री बता रहा है या फिर हिस्ट्री लिख रहा है। नाउ हिस्टोरियोग्राफिकल सोर्सेस आर क्रिटिकली एग्जामिन्ड एंड पास्ट इवेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन राइटिंग, मतलब कि स्टूडेंट्स पहले जमाने के जो भी राइटिंग्स वगैरह थे उसको बचा के रखते हैं। क्लियर। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कि स्टूडेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले के जमाने के लोग लिख के रखते थे, ठीक है, और उसको बाद में नरेट करते थे, नरेट मतलब कि बाद में उसको लोगों को सुनाते थे, उनको बोलते हैं अपन हिस्टोरियोग्राफी। और जो लोग इनको लिखते थे और बाद में सुनाते थे लोगों को, उसको बोलते हैं ज्ञान देने वाला बंदा, जिसको अपन बोलेंगे हिस्टोरियन। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक अपने दोस्त में होता है, चलो दोस्तों को टैग करो, नहीं यार ये इंस्टाग्राम नहीं है ठीक है, नीचे कमेंट कर दे उसका नाम, ठीक है, कौन सा दोस्त आपको ज्ञान देता है। अरे नहीं यार मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, तू ऐसा कर मत, तेरे साथ भी वैसा नहीं होगा। तो वो क्या बोलता है, उसका एक्सपीरियंस बताता है, उसकी हिस्ट्री बताता है, और वो उसको नरेट करता है। नरेट मतलब कि बताता है, तो वो हिस्टोरियन हो गया। आपके ग्रुप का हिस्टोरियन जो होता है वो ज्ञान देने वाला होता है, ठीक है। क्लियर। अभी अपने को आने का है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ये तो अपन ने पुराने जमाने का हिस्टोरियोग्राफी देख लिया। अभी अपने को आने का है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे। ओके, अभी उसके पहले मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी समझने से पहले अपने को उसको समझना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को समझनी पड़ेगी कि ये काय के लिए यूज होता है, ठीक है। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। इट बिगेन्स विद द इंफॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, हेंस इट इज आस्किंग द साइंटिफिक मेथड। मतलब कि स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे साइंटिफिक मेथड वो पूछता है, ठीक है। जैसे मॉडर्न पूरा की पूरा अपनी जो भी कल्चर है वो पूरा की पूरा साइंस से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री में भी उन्होंने साइंस घुसाड़ दिया। उन्होंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि वो साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक विच मीन्स द सेंटर अराउंड द मैन एंड हिज एक्टिविटी इन एंशिएंट सोसाइटीज। मतलब कि एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि क्या ध्यान से सुनना है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि जो एक सपोज गांधी जी थे, गांधी जी के आजू बाजू में जो भी लाइफ स्टाइल हुए, जो भी एक्टिविटीज हुए, ठीक है, जैसे कि वो अफ्रीका में गए थे, फिर उनको वहां पे से ट्रेन में से ढक्कल के फेंक दिया, ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने खुद लिखा है कि ये नहीं, उन्होंने क्या किया है, मतलब उनको उनकी स्टोरी कोई ना कोई बना रहा था, उन्होंने बस इसके बारे में कहीं ना कहीं बताया था। फिर जो भी हिस्टोरियन होते हैं उन्होंने क्या किया, इसको टाइम सीक्वेंस वाइज आराम आराम से लगाया और अपने सामने जो भी गांधी जी है, जो फादर ऑफ नेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन अपने सामने रखी। आ गया समझ में। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंसेस, मतलब कि इसके सबूत भी है अभी भी,
और इनको लॉजिकली अपने सामने प्रोवाइड किया गया है। मतलब क्या सही में गांधी जी को जो है ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया बिकॉज वो ब्लैक थे? तो ये सभी का सभी क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे सही में अफ्रीका में ऐसी चीजें होती थी। उधर अफ्रीका में ब्लैक लोगों को अलाउड नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला को भी उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, ठीक है। उस प्रकार से आ रहा है बच्चों समझ में? अभी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। यूरोप में क्या क्या चीजें हुए वो अभी हमको देखना है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, ये अपने को वेस्टर्न के बारे में है, तो ये पूरा की पूरा अपने को वेस्टर्न की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको सिंपल कैसे कर रहा हूँ, इंडिया के एग्जाम्पल्स देके, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो। ओके अभी सामने देखेंगे विच इज डेवलपमेंट इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। यूरोप achieved remarkable progress in 18th century in the fields of philosophy and science। मतलब कि यूरोप जो पूरा की पूरा जो खंड है, खंड मतलब कि कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट ने 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की फिलोसॉफी में और साइंस में। उसके बाद स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू वन स्कूल of thought presented the idea of applying this knowledge of scientific method to the study of social and historical truth। मतलब कि उधर के जो भी ज्ञानी लोग थे, उन ज्ञानी लोग ने साइंटिफिक मेथड के मदद से हिस्टोरिकल ट्रूथ अपने सामने रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्कशन, सभी चीजें डिस्कस होने के बाद वो सभी चीजें किस पे फोकस करने लगे? हिस्ट्री पे फोकस करने लगे और हिस्टोरियोग्राफी पे फोकस करने लगे। क्लियर? उसके बाद हिस्ट्री गेन्ड इंपॉर्टेंस ओवर फिलोसॉफिकल डिस्कवरीज, डिस्कोर्सेस एंड डिवाइन फिनोमिना। डिवाइन फिनोमिना मतलब कि जो भगवान वगैरह होते हैं, जो यीशु क्रिस्ट वगैरह होते हैं, उन पे भी उन्होंने साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के मदद से उन्होंने सही में वहां पे हिस्टोरिकल इवेंट्स उन्होंने बनाया और लोगों के सामने रखा, ठीक है। और 1737 में मतलब कि 1737 में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ये जर्मनी में फाउंड की गई, जिसको इंडिपेंडेंट मिला। उसमें एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बोल के एक उन्होंने कोर्स लॉन्च किया। कोर्स यानी कि उधर एक फील्ड लॉन्च की। लेटर जर्मन यूनिवर्सिटीज बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। मतलब कि सबसे पहले जर्मनी में एक डिपार्टमेंट बनाया गया हिस्ट्री का। फिर उसके बाद से सभी यूनिवर्सिटीज, जो सबसे मेन यूनिवर्सिटी है हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वहां पे कहां पे है वो? जर्मनी में है। क्लियर एवरीवन? ओके अभी अपने को देखना है एनल स्कूल। ये आपको एग्जाम में आता है, मतलब आता है। एट द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि 20th सेंचुरी के एकदम स्टार्टिंग लास्ट में, ठीक है। अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस नोन एज एनल स्कूल। मतलब कि स्टूडेंट्स 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20th सेंचुरी के आसपास एक एनल स्कूल बोल के खोली गई। एनल स्कूल ये कहां पे खोली गई? फ्रांस में खोली गई, जो कि हिस्टोरियोग्राफी पे डिपेंड है, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी तो मालूम है ना, हिस्टोरियोग्राफी अभी भैया ने बोला था। हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि स्टूडेंट्स उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कोई ना कोई नरेट करता है, ओके। उसको बोलते हैं अपन। एक नई स्कूल खुली कहां पे? फ्रांस में। क्या नाम से? एनल स्कूल। ये आपको पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। अभी इसमें क्या क्या चीजें थे? An idea was put forward that history is not just about political events, king, great leaders, wars, politics and diplomacy। मतलब कि स्टूडेंट्स उस फ्रांस में बताया गया, फ्रांस कंट्री में बताया गया, एनएल स्कूल नाम की जो एक स्कूल खोली गई, उसमें बताया गया कि हिस्ट्री ये बस पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं, राजा और रानियों के बारे में नहीं, बड़े बड़े लीडर जैसे गांधी जी वगैरह उनके बारे में नहीं, झगड़ों के बारे में नहीं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब फोड़ा उसके बारे में नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, और भेदभाव के बारे में ही नहीं होता है। बल्कि हिस्ट्री ये क्लाइमेट के बारे में भी होता है, आजू बाजू के पीपल के बारे में भी होता है, लोकल पीपल्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भी होता है, ट्रेड के बारे में, ट्रेड मतलब कि लेना देना, गुड्स के सर्विस इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे भी डिपेंड होता है। साथ ही
कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, सोशल डिविजन्स मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये वगैरह इधर उधर डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, साइकोलॉजी कैसी है उधर के लोगों की, मतलब वो उनकी सोच कैसी है, ये सभी चीजें एनल स्कूल में बताया गया। ठीक है। द फ्रेंच हिस्टोरियंस वेर द पियोनियर्स ऑफ द एनल स्कूल, मतलब कि फ्रांस के जो भी ज्ञानी लोग थे उन्होंने सभी ने मिलके एनल स्कूल में ये वाला थॉट रखा कि बस हिस्ट्री ये ग्रेट लीडर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि ये आसपास के लोगों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सोशल डिवीजन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भी है। समझ गया एनल स्कूल? बहुत सिंपल। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अभी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट यानी कि स्टूडेंट्स जो कि मतलब कि अभी जैसे लड़कियों को भेदभाव हो रहा था, राइट? तो पहले ज़माने में जो भी अलग अलग कंट्रीज थे, फ्रांस वगैरह, यहाँ पे वहाँ पे भी क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? भेदभाव हो रहा था औरतों के बारे में। तो उसमें जो साइमन डी बियोरियर है, उन्होंने बोला कि हिस्ट्री ये बस क्या बताती है कि आदमियों ने कैसे डोमिनेट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में राम ने डोमिनेट किया, राइट? उसके बाद महाभारत में कृष्ण भगवान जो है उनको ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अपने को जो भी फ्रीडम मिला है उस फ्रीडम में गांधी जी को ज्यादा महत्व दिया गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनका महत्व नहीं है, लेकिन हर स्टोरी में जो हीरो होता है वो आदमी ही होता है। लेकिन जो साइमन डी बियोनियर है उसने बोला कि फ्रांस में ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने एक नई हिस्ट्री आगे लाई जिसको अपन बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और उन्होंने बोला कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में बस औरतों ने कैसे डोमिनेट किया, जैसे झांसी की रानी, आ रहा है समझ में, उन्होंने कैसे आगे उनकी लाइफ जी। ठीक है, और लेटर ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वुमन लाइफ, मतलब कि औरतों की लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये फोकस किया गया। उनकी एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको आगे नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, उनका रोल क्या है आने वाले सालों में, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, ये सभी चीजें फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में विद द हेल्प ऑफ फेमिनिस्ट स्कॉलर थी साइमन डी बेवियर, उन्होंने बताया गया है। उन्होंने 1990 के बाद उन्होंने लिखा था वुमेन वेर बी पोर्ट्रेटेड एज द इंडिपेंडेंट क्लास। उन्होंने लिखा था कि 1990 के बाद मतलब कि 21st सेंचुरी में जो भी औरतें होंगी, जो भी गर्ल्स होंगे, वो विच इज आदमियों से, मेल से जो है कदम से कदम चलाएगी, कदम कदम बढ़ाए जा। आ रहा है समझ में? ओके, अभी कुछ नोटेबल स्कॉलर्स है, छोटे छोटे हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। नोटेबल स्कॉलर्स मतलब कि स्टूडेंट्स इन्होंने अपने क्षेत्र में, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजें अचीव की है। सो जो पहला बंदा आपको दिख रहा है वो है रेने डिस्कार्ड्स, जिसका जन्म, बाप रे, ठीक है, उसकी जो भी बुक थी या फिर जो भी चीजें थी, तो उन्होंने क्या किया है 1596 से लेके तो 1950 तक इसका जो है सभी इसका दौर था। कंट्री कौन सी थी? फ्रांस की। और उसके थॉट्स क्या थे? देखो उसका थॉट्स था, मतलब उसकी सोच कैसी थी। आ रहा है समझ में? It is important to verify the reliability of the historical documents by critically examining them. Never accept anything as the truth till all the grounds ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मतलब कि उसकी सोच क्या थी कि स्टूडेंट्स बस किसी ने कुछ बोल दिया हिस्ट्री के बारे में कि नहीं, गांधी जी ने ही अपने को क्या है फ्रीडम दिया, तो बस उस पे ही भरोसा रखना नहीं है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी भी जानना है, सभी की सभी रियलिटीज जानना है, तभी जाके उस पे भरोसा रखना है। ये किसने बोला? रेने डिस्कार्ड्स ने बोला। क्लियर? फिर उसके बाद अपन आएंगे वॉल्टियर पे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। वॉल्टियर ने कौन सी कंट्री का है? वो फ्रांस कंट्री का। उसने क्या थॉट्स थे उसके? ही ओपिन दैट इन हिस्टोरियोग्राफी द फोकस शुड नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। मतलब कि जो भी वॉल्टियर था, वॉल्टियर क्या बोलता है कि हिस्ट्री बस ये इस पे ही फोकस नहीं करनी चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या ऑर्डर है वगैरह वगैरह, फलाना फलाना, लेकिन हिस्ट्री किस पे
फोकस करना चाहिए और किस पे फोकस करना चाहिए? सोशल ट्रेडिशन, आजू बाजू का कल्चर कैसा है, लोग कैसे रहते हैं अपने आजू बाजू में, उधर ट्रेड कैसा है, उधर पैसे आते हैं नहीं आते हैं, मतलब कि इकोनॉमी, उधर की एग्रीकल्चर कैसी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और तभी जाके हमको हिस्ट्री लिखना चाहिए। और इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी बोलते हैं। किसको? वॉल्टियर को। याद रखना है, वॉल्टियर ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है। मॉडर्न मतलब कि आज के ज़माने का हिस्टोरियोग्राफी का फादर उसको माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है अपने को जॉर्ज विलियम फेडरिक हेगल बोल के है, थर्ड वाला स्कॉलर, जो कि जर्मनी का है। ठीक है, अभी के जो दो थे वो फ्रांस के थे, अभी अपन जर्मनी पे आएंगे। उसके थॉट्स क्या थे? हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन लॉजिकल मैनर, मतलब कि हिस्टोरियोग्राफिकल जो भी रियलिटी है वो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए? लॉजिकल, मतलब यार उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जो भी स्वतंत्र वीर थे, मतलब अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फ्रीडम क्यों प्राप्त किया? क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें लॉजिकल थिंकिंग थी कि भाई अपने को फ्रीडम चाहिए, इसीलिए उन्होंने झगड़े किए। झगड़े मतलब कि फाइटिंग किया, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। क्लियर? ओके। द ऑर्डर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इज इनएडिक्वेट इन प्रोग्रेस, मतलब कि स्टूडेंट्स ऑर्डर मालूम चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी हिस्ट्री। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री विल डेफिनेटली चेंज एज न्यू एविडेंस विल कम फोर्थ, मतलब कि स्टूडेंट जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे अलग अलग जो है हिस्ट्री बदलते जाएगी, क्योंकि यार नवे नवे अपने को जो भी है सबूत मिलते जाएंगे। In order to understand true nature of a thing, one needs to know both sides, true and false, or bad or good. मतलब कि स्टूडेंट्स अगर किसी को सही में पूरी की पूरी सच्चाई जाननी है तो उसको अच्छाई और उसकी बुराई भी जाननी पड़ेगी। मतलब कि उसने एक थ्योरी प्रपोज की। अ थ्योरी इज प्रपोज्ड एट द बिगनिंग थेसिस, देन अनदर कॉन्ट्रेरी थ्योरी कॉल्ड एंटीथेसिस वाज प्रपोज्ड। थेसिस मतलब कि अच्छी चीज है, उसने पहले अच्छी चीजों पे फोकस करने को बोला। एंटीथेसिस मतलब कि उसने फिर ऑपोजिट चीजों पे फोकस करने को बोला। और अच्छी और ऑपोजिट चीजों दोनों पे फोकस करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन सिंथेसिस। क्लियर? सिंपल। उसके बाद दो अभी छोटे थोड़ी दो तीन चार ही बाकी बस, विच इज अपन आएंगे हाँ कार्ल मार्क्स पे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये है फिफ्थ वाला, जिसने डास कैपिटल बोल के लिखा था। कार्ल मार्क्स ये एग्जाम में आता है, मतलब आता है, जो कि जर्मनी का था। उसके थॉट्स बहुत सही थे, मैं इससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बट अबाउट लिविंग पीपल, मतलब कि हिस्ट्री बस जो लोग मर गए उनके बारे में नहीं है। हिस्ट्री मतलब कि अभी लोग कैसे जी रहे हैं उसके बारे में भी है। Human relationships are formed not only by fundamental needs of the people and the ownership but also prevalent means of production to meet those needs, मतलब कि हम जो एक दूसरे का, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर बना रहा हूं तो किस लिए बना रहा हूं स्टूडेंट्स? ये नहीं कि मेरे को आपसे पैसे चाहिए या फिर मेरे को आपसे कुछ फायदा हो रहा है, आ रहा है समझ में? लेकिन मैं क्यों बांट रहा हूं? क्योंकि अपने रिलेशंस बनना, आ रहा है समझ में? मेरा और आपका रिलेशन बनना, हम दोनों एक दूसरे को जानना, हम दोनों एक दूसरे की जो भी नीड है उसको पूरी करना, आ रहा है समझ में? जैसे आपकी नीड मैं पूरी कर रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन देके, उस प्रकार से उसका बोलना था। The accessibility to this means may not to be same for the different strata of society, मतलब कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, बल्कि सबको सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद ऐसी क्लास, द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास, मतलब कि स्टूडेंट्स जो अमीर लोग होते हैं वो नीचे वाले लोगों को दबा देते हैं, ऐसा इसका बोलना है। आ रहा है समझ में? जो प्रोडक्शन होता है, मतलब कि जो सबसे पहले बनाता है चीजें, वो सबसे फायदे में होता है। ठीक है, वो सबसे फायदे में होता है, और जो फिर उसके नीचे नीचे जो भी लोग जुड़ते जाते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? मतलब कि प्रॉफिट में नहीं होते, वो होते हैं विच इज नुकसान में। क्लियर हो रहा है ये सभी चीजें? ओके।
द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। मतलब कि स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि सभी लोगों को जो अलग अलग पैसे मिलते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल जो अमीर होता है वो 1 घंटे में 10,000 रुपये कमाता होगा, जो गरीब होता है वो 1 घंटे में 100 रुपये भी कमाता नहीं होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हमारे सोसाइटी में, इसके वजह से होता है क्लास स्ट्रगल। मतलब मिडिल क्लास हो या फिर पुअर क्लास हो, वो स्ट्रगल करता है और जो अपवर्ड क्लास होती है वो मौज में रहता है। ऐसा किसका बोलना था? कार्ल मार्क्स का बोलना था। ठीक है, अभी हम लास्ट में आने वाले विच इज माइकल फोगाल्ट। ठीक है, माइकल फोगाल्ट, इसने एक बुक लिखी थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि ये भी फ्रांस का था। जो मैंने अभी बोला कार्ल मार्क्स वो जर्मनी के थे। ठीक है, अभी इनके थॉट्स क्या थे? टू प्रेजेंट हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। मतलब कि हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज लगाना ये सही बात नहीं है, बल्कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब कि जो जमीन के नीचे जो भी हड्डियां मिलते हैं, अपने को कैसे मालूम पड़ा कि पहले जमाने में जो है कौन थे, विच इज डायनासोर्स वगैरह थे, कैसे मालूम पड़ा? नीचे खोदते गए खोदते गए खोदते गए, फिर अपने को उनकी हड्डियां मिली। आ रहा है समझ में? वो तो इट इज नॉट द अल्टीमेट रिसर्च, लेकिन ये अपने को बताता है पास्ट की इंफॉर्मेशन। ही एक्नॉलेज दैट सब्जेक्ट्स सच एज साइंस ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन आर वैलिड फॉर हिस्टोरिकल एनालिसिस। मतलब कि उसने बोला साइंस और मेडिसिन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब पागलपना, ये वो सभी चीजें, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन मतलब कि जो लोग जेल में रह के गए हैं, यही बहुत हो गया हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप ये पूरा की पूरा लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। मैंने इसको सीक्वेंस वाइज लगाया, टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस वाइज नहीं लगाया है। होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। शेयर कर देना है यार अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, और हैशटैग स्टेट बोर्ड वाले भैया। और अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर दो। और यार अगला लेसन बहुत जल्दी आ जाएगा, 2nd चैप्टर। तो तब तक टिल देन टेक केयर। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखनी है, हैशटैग क्या क्या क्या, बोल 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 बोल, आ गया ध्यान में? यस, हैशटैग फोड़ना है। ठीक है, चलो बाय। हाथी रह गया यार, चलो हाथी भी बना लेंगे। हाथी के ऊपर बहुत जल्दी स्टोरी आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टिल देन टेक केयर। मचाते रहो, फोड़ते रहो।